गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजुड फरिया जुईस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में साबिक सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। अडियाला जेल में आज साइफर केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से आज मुलजमान में चालान की नकूल तकसीम की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के अहकाम के तहत 1 माह की मुद्दत में केस का ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म की जगह बैरिस्टर गौहर खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ पार्टी इलेक्शन में नया चेयरमैन तो मुंतखब कर लिया, लेकिन इस इंतखाब पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के साबिक बानी रुकन अकबर एस बाबर आगे आए और उन्होंने शदीद एतराज़ात किए। लेट्स वॉच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं पहले भी हाईजैक हुई थी। हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। ये हमारा हक था कि हम पार्टी के मेंबर हैं। इस इलेक्शन में एक बात साबित हो गई कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म में अचानक नमूदार हुए हैं चंद वकला की शक्ल में, उन्होंने आज ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कोई अहमियत नहीं देते। पूरी की पूरी PTI के जो वर्कर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उन पे मुसल्लत की गई एक क़यादत। एक बड़ा अफसोसनाक चैप्टर है जिससे हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक मस्बत रवैये की जगह एक और डार्क चैप्टर लिखा गया है। बट इन एतराज़ात का जवाब PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यूं दिया कि हमारे पास अगर आते अकबर एस बाबर तो हम उनके मामलात को एड्रेस करते। उनका कहना यह है कि इन मामलात को लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए ही नहीं है अकबर एस बाबर। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी शोर कर रही हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। लेट्स वॉच दैट। किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 15 मिनट में इलेक्शन करा के सफाया करा के प्रेस रिलीज इशू करके इलेक्शन हो गए, मुंतखाब हो गया, लोग मुंतखब हो गए, वो मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। चीफ इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तमाशा, ये झूठ, ये फरेब 4 साल अवाम के साथ मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं। थोड़ी सी याद दहानी नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी कराते चले। जुलाई 2011 में नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। नवाज शरीफ सदर, राजा जफरुल हक चेयरमैन और मजीद 9 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अक्टूबर 2016 में नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक बार फिर नवाज शरीफ समेत 10 पार्टी उम्मीदवारान को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद 13 मार्च 2018 को शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब किया गया। 2023 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत 6 ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग एतराज़ उठाया। लेट्स वॉच फैसल करीम कुंडी। चेयरमैन इमरान खान कि मैं जो है अगर किसी दरख्त या थंबे को भी टिकट दे दूं तो वो इलेक्शन जीतेगा। आज ये नौबत आ गई कि उसको अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिल रही कि वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। 2018 में गौहर अली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो बहुत कम वोटों से 2-3 हज़ार वोटों से 2008 के इलेक्शन में रनर अप रहे। आज भी जो है PTI को गुजारा चलाना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले के ऊपर। जिस किस्म का इलेक्शन हुआ है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए, एक भरपूर किस्म की धांधली हुई है। ये जो आज इलेक्शन हुआ है ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान है। पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी याद दहानी करा दें। 2002 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर, जबकि अमीन फ़हीम पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर मुंतखब हुए। 2013 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर मखदूम अमीन फ़हीम, जबकि राजा परवेज़ अशरफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 2017 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जनवरी 2021 में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन, जबकि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। एंड क्विक रिमाइंडर कि दोनों आपस में ऑब्वियसली एक फादर हैं और एक बेटे हैं।
ये सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन पीटीआई किस हद तक मुश्किलात में है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से? आई स्टार्ट विद यू जहांगीर जदून साहब। जो इतराज़ उठा रहे हैं लोग, क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए? नहीं, देखें, जो सेक्शन 209 है उसकी इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसमें जो पार्टी के चेयरमैन है वो सर्टिफाई करके देता है कि ये इस तरह इलेक्शन है, उसमें 4-5 चीज़ें जो है वो डिक्लेयर होती हैं कि ये हमने इलेक्शन इस तरह कराए हैं। तो वो जब सर्टिफिकेट साइन करके देगा तो ज़ाहिर है उन्होंने महल में इलेक्शन कमीशन में अपने पेपर सबमिट कर दिए। अगर बहुत फेयरली इसका जायज़ा लिया जाए तमाम की, तो किसी भी पार्टी में इलेक्शन फेयर नहीं होते। या फेयर का मतलब है इलेक्शन का कंटेस्ट उस तरह नहीं होते जिस तरह एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। वो मतलब है जो पार्टी का हेड या चेयरमैन चाहता है उसी के हिसाब से इलेक्शन होते हैं। कोई बंदा किसी चेयरमैन के मुकाबले में खड़ा नहीं होता। वो तो आप किसी भी पार्टी को उठा लें तो उसमें ही है। तो अब सारी पार्टियां एक दूसरे पे एतराज़ करने के बजाय इस तरह का कोई उसमें ये मैं आपको बता दूं कि 2017 जदून साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। प्रोड्यूसर साहब इनको फ़ोन के ऊपर लीजिए, इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जहांगीर जदून के साथ हमें अज़र सिद्दीक साहब ज्वाइन करें। अज़र सिद्दीक साहब, एतराज़ात तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठा दिए हैं आपके इलेक्शन में। क्या आपको लगता है कि बल्ले का निशान अभी भी खतरे में है? बहुत शुक्रिया। आप खौफ देख लेना, यानी जो सियासी जमातें मुल्क में आम इलेक्शन करवाने का चाह नहीं रही और उस पर जितने लैतो लाल से काम लेना था वो ले रही हैं और कोशिश ही नहीं की इस बात को। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की फिक्र ज्यादा शुरू हो गई है। तारीखी तौर पर आपको हर एक को पता है और मैं नहीं समझता इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट के तहत वो पूरी की गई है। और अकबर एस बाबर तो 2011 से पार्टी से निकाल दिया गया है और नॉमिनेशन पेपर उसको किसने देने थे? बाकी नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जब आया ही कोई नहीं है, जब कोई कैंडिडेट ही कंटेस्टिंग कैंडिडेट अपोनेंट कैंडिडेट ही कोई नहीं है, तो फिर कौन से एतराजात? या तो होता ना कोई कागजात नामजदगी लेने के लिए आता, अकबर एस बाबर के अलावा कोई बता दे कोई एक ऐसा पीटीआई का मेंबर आकर उसने एतराजात उठाए हो, तो वो आंसर इज बिग नो। तो किसी तरह से भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये भी वैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादती है। हम इसको बायस समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात को हरफे तनकीद बनाया हुआ है। अगर लेकिन ठीक है, आप जो भी कहें अकबर एस बाबर को, डेमोक्रेसी है, इतराज कर सकता है इंसान। वो बानी रुकन है, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता था, मुझे नहीं मौका मिला। सो यू सेइंग कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी पार्टीज ने भी ऐसे होता है, लेकिन वहां तो कोई आके ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह रहा कि हमने भी लेना था इलेक्शन में हिस्सा। नहीं, लेकिन हम बता देना, अकबर एस बाबर तो पिछले आप देख लें कि पिछले कितने अरसे से और किसके माउथ पीस है, कौन उनसे मिलता है आज? किसके माउथ पीस है सर? किसके माउथ पीस है? वो 100% ये सियासी जमातों के, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून से। हमारे पास तो इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसी मौजूद है कि जहां टोटले के एजेंडे के तहत चल रहे हैं, उनका नजरियात से क्या ताल्लुक? अगर नजरियात होता तो 100, 200, 400, 500 अफराद तो उनके साथ खड़े होते ना। यानी और दूसरी बात जो है कि जब वो ऐसे नजरियाती कारकुन है कि उन्होंने पार्टी के हवाले से आज तक क्या किया है, सवाल बड़ा सीधा सा है, मां सिवाय इमरान खान साहब की जात को टारगेट करने के अलावा लीगली लेट्स से वो चले जाते हैं कोर्ट, कोई उसकी हैसियत होगी? बिल्कुल हैसियत नहीं होगी। पहले तो उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन होना और बात है, पार्टी के बाकायदा मेंबरशिप लेकर चलना वो और बात है। यानी सवाल बड़ा सीधा सा ये नहीं है कि चंद लोग पार्टी बना दे और कहें ताहयात हम पार्टी के साथ ही हो। पार्टी में बाकायदा आप मेंबरशिप आपकी चलनी है और हालात और वाकया चलने। और जहां तक देखे ना, या तो ऐसी रिकॉर्ड पे ना बात हो, उन्होंने इसका तो कोई रिबर्टल दिया नहीं, ना कोई जवाब दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बड़ी सिंपल सा वे आउट है। एक पार्टी है जो मेजॉरिटी क्या चाहती है। मेजॉरिटी आपने देख लिया कि कितने लोग, मैंने तो सीधी सी बात बताई है कि उनके साथ हैं कितने लोग। वैसे भी अगर इजाजत दें जहांगीर जदून साहब, आई होप आई कैन हियर यू बेटर, क्या अभी भी मुश्किल में है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर भी? नहीं, अभी देखे ना, ये तो मुश्किल का तार चले गया। इलेक्शन कमीशन में मैंने आपको बताया ना कि कोई भी लोग जो है वो फेयर पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन किसी में भी नहीं होते। वो इस तरह होता है जी, इनको खड़ा करो, ये अनअपोज्ड हो गए, ये अनअपोज्ड हो गए, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन में सबमिट करते हैं। पहले तो शोर शराबा कम, लेकिन अभी क्योंकि इनके अकबर एस
बाबर साहब पहले इनको फॉरेन फंडिंग का केस भी करते रहे। अब ये अगर सदीक साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वैसे मैं तो इसको टोटल रिजेक्ट करता हूँ कि नून लीग का कोई इसमें रोल है कि उन्होंने बाबर अकबर जो है उनको लॉन्च किया हुआ है। ये असल बंदे का नाम नहीं बताते, ये अपने इनका मसला ये है कि असल हम जो पीछे बंदे हैं उनका नाम बता दें तो बड़ा बेहतर होता है कि अकबर आप बता दें। इल्जाम तो आपने लगाया ना सिद्दीक साहब, उन्होंने नहीं लगाया। नहीं है, मुस्लिम लीग नून नहीं है इसके पीछे। मैंने आपको बात पीछे चलने वाले वो लोग हैं, चले यूं ले नहीं, आप बताएं ना क्लियर। हवा में नहीं, आप माहिर कानून है सिद्दीक साहब, आपने नून लीग का नाम ले दिया इतना बड़ा, जबकि इल्जाम लगा दिया बगैर किसी। नून लीग आज से नहीं है, बड़े अरसे से बाकायदा आसपास जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो डिटेलें आती हैं, डाटा आता है। वैसे एक क्वेश्चन है, अगर इट्स सो इजी किसी भी पार्टी के बंदे को खरीदना, तो आप ही की पार्टी से क्यों लोग जाते हैं, दूसरी पार्टी से क्यों नहीं जाते? आप लोग भी खरीद लिया करें फिर। व्हाई कैन पीटीआई नॉट डू दैट? हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। यानी इस वक्त दारुल खौफ जिस सियासी जमात को है ना, जिन सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदाजा लगा है, वो भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे आप जनरल इलेक्शन की बात करें, आके कौन देखे किसको मुतलब करना चाहती है। हम तो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वजह क्या है कि बल्ला नजर ना आए उनको, और कोई वजह नहीं है। क्या जरूरत है, आए जनरल इलेक्शन के ऐलान कराए। अभी देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे करा सकते हैं ये। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं कराते तो पीडीएम की सियासी जमातों को वैसे ही चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। राइट। सो जितून साहब, क्या हम अभी ये आपने कहा कि ऐसे ही होते हैं तमाम जमातों में इलेक्शन, लेकिन अभी भी ये बात कही जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि बल्ले का ना हो निशान पीटीआई के बारे में। इज दैट पॉसिबल नाउ? मेरे अपना जाती ये ओपिनियन है, किसी भी पार्टी को इलेक्शन से आउट नहीं करना चाहिए और कोई बल्ले का निशान उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। देखो ना, किसी पार्टी को आप पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक एरिना से आप वॉश आउट नहीं कर सकते कि जी आप ना हो तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनको इलेक्शन लड़ने का फुल राइट है, लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उन्होंने पूरी कर दी है। इस पर अब मेरा और आपका तो कोई अगर सदीक साहब का तो लेने देना कोई नहीं। अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है तो इलेक्शन कमीशन देखेगा। अब इलेक्शन कमीशन इसमें सुपरवाइजरी रोल भी नहीं है, वो इंटरनल पार्टी के इलेक्शन को इस तरह डीपी नहीं देख सकता, उसका कोई लीगली उसमें कोई रोल उसको नहीं दिया गया। मैं आपको बता रहा था कि 2017 में जब ये एक्ट पास हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें आपकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, जो पार्टी के इलेक्शन होते हैं उसमें सुपरवाइजरी रोल दें। एक भी पोलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर एग्री नहीं हुई। उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपना जो है किस तरह आपको अपनी पार्टी के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है नेशनल इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो होल्ड कराए फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड एज पर लॉ। बाकी ये पार्टियों के आपको पता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी एक चेयरमैन है कभी दूसरा। अब नवाज शरीफ से इन्होंने खुद ये रास्ता बताया, उनसे प्रेसिडेंट से हटाया तो वो पार्टी से सारी नवाज शरीफ साहब ही कंट्रोल कर रहे थे, उन्हीं का सारा काम चल रहा था। राइट। सो अजीज सिद्दीक साहब, सरबराह तहरीक इंसाफ का जो साइफर केस है उसमें फर्द जुर्म आयद होने जा रही है 12 दिसंबर को। ये भी कहा जा रहा है कि 1 माह में ये मामला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए फरिया, बात सिर्फ एक ही है। आप ये साइफर केस जो एलेज किया जाता है ना, वो मार्च 2022 का किया जाता है और फिर जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद ये मंजरे आम पे आता है। यहाँ से नजर आ रहा है ना कि एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है। और अभी भी जो इलेक्शन इल्तवा की मैं बात कर रहा हूँ और मैंने क्या है और मैं इस पे कायम हूँ कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होंगे। जब तो लग रहा है कि पीटीआई इलेक्शन इल्तवा की बात करना शुरू हो गई, बाकी जमातें नहीं कर रही। आप जो इलेक्शन मांग रहे थे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड क्यों आप लोगों को जाहिर फायदा होगा इलेक्शन आगे जाने से, लेकिन अभी मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन आगे जाने की बात करती नजर नहीं आ रही सिवाय पीटीआई की। एक तो चलिए पहली साफ सी बात है, हम तो पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दे, पंजाब के इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन अब आपने कहना शुरू कर दिया कि नहीं होंगे इलेक्शन। नहीं, उसकी बुनियादी वजह हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन तो कराए हमारे, ये जो अब भी इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर है। हमने यहाँ 90 दिन की वायलेशन कर दी हुई है, तोड़ दिया हुआ है। और मैं जो वजह आपके सामने रख रहा हूँ ना कि ये क्यों इलेक्शन इल्तवा करना चाहते हैं, साइफर वगैरह केस के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं जिस तेजी के साथ आज 190 मिलियन का जो है ना वो रेफरेंस दायर कर दिया गया और 2 दिन के अंदर ना कोई नोटिस जारी किया, नॉन बेलेबल वारंट जारी करके। यानी वो क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरी तरफ मौसूफ जो है वो चेयरमैन नैब वो लाहौर जाते हैं
डर के किसी मीडिया को भी नहीं बुलाते, उनको छोड़े। समझना ये है कि इशू क्या है। साइफर का केस देखे मार्च 2022 में था। चेयरमैन नैब को क्यों बीच में क्रिटिसाइज कर दिए? भाई ये सारे इदारे इकट्ठे हो गए ना, अब समझे। अब अगली बारी जो है वो नैब का रेफरेंस दायर कर दिया है। अब कोशिश ये है कि किसी तरह से आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था आपकी गवर्नमेंट में पीटीआई के जमाने में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहुत जबरदस्त। अब नैब कोई बता दें, आप कोई बता दे जितने केसेस जो करप्शन के केसेस दायर किए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, वो सिर्फ एक बयान दे के वापस ले लिए उन लोगों ने। और उसके बाद नजर आ रहा है नैब ने अपीलें तक तो फाइल नहीं की है, जैसे हुदैबिया में नहीं की थी। वो तो नजर आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, कौन सारे करा रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। साइफर का केस कोई केस नहीं है। मैं आपको 3 चीजें बता, एक तो सेक्शन 5 और 9 का उन्होंने कहा जज साहब ने कि जनाब माजी से इतलाक नहीं होगा, सिर्फ टिक्कर ही हमने सुने, लेकिन कोई ठीक है। अगर इजाजत है मैं जहांगीर जदून साहब को भी इसमें बात कर लूं, क्योंकि जो आज स्टेटमेंट दी है पीटीआई के साबिक चेयरमैन ने या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, वो बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है जदून साहब। उनको क्यों कहना पड़ा कि मैं इसको भी बुला लूंगा, मैं उसको भी बुला लूंगा, और उन्होंने कंट्रोवर्शियल नाम लिए। व्हाई डू यू थिंक ही हैड टू से दैट? वो देखे ना, वो काम तो नाम तो बड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आवाज बड़ी ऊंची लगाते हैं, लेकिन बीच में निकलता कोई नहीं है। पहले आपने आपको अदालत में तो पेश कर देना। जेल के अंदर हैं वो, देखें मुख्तलिफ केसेस में हम नहीं कहते कि किसी पे गलत केस बनाया जाए, लेकिन अब बंदा वही काम करे जो कर सकता है, ये ऐसी बात करे जो मुकम्मल होने के हो। लाने को बुलवाऊंगा, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? अगर सिद्दीक साहब उनके वकील हैं, ये लंदन में जाके बैठ के, इनको चाहिए था आज डिफेंस काउंसिल होते, कोई इधर हमें मिलते जुलते, हम इनसे बातचीत करते। ये हमसे दूर बैठ के चले गए, जाके दूर बैठ गए। तो देखे ना, इस तरह तो काम नहीं होते ना। ये को इधर होते हैं, उनसे हेल्प कोई। ये बता दें सिद्दीक साहब, आप क्या लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हैं? और ये भी खुला तसाद है कि जब मियाँ साहब जाएं तो बुरा है लंदन, खुद आप वहीं जाके बैठ गए हैं। कह दें मैं इम्प्रेस हो गया मियाँ साहब से, आई एम फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स। अच्छा देखिए, जहांगीर जदूर साहब हम भाई हमारे, उन्होंने तो कहा था पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। मैं लिख के देता हूं। नवाज शरीफ को फॉलो किया आप लोगों ने? नहीं, कोई हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो भी लगा देते थे एक आवाज, आपने कहा हम भी लगाएंगे। नहीं, हम तो देखे ना, इमरान खान साहब पहले दिन से जो बयानिया उन्होंने बनाया ऑपरेशन रजीम चेंज का, वो जो बयानिया उन्होंने लगाया था, आज उस पे कायम है। इतना प्रेशर लेने के बावजूद, इतना दबाव लेने के बाद उन्होंने अपना बयानिया नहीं बदला है, आज भी नहीं बदला है। आज भी उठाकर देख ले। तो हो सकता है कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बयानिया बदल लें तो शायद बेहतर जवाब निकल आए। सोचे इस पे, गौर करें। कभी कभार गलत बयानिया हो तो बदल भी लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। देखिए फिर बात वही है ना कि या तो फिर असूलों पे खड़े हो, या तो मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात करें। यानी ये बातें करते थे वोट को इज्जत दो का। अगर इमरान खान साहब आ गए हैं, सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं, और आप 1.5 साल में देख लें, आपके सामने आ गया हुआ है 17 महीने में कौन हुकूमत कर रहे थे, कौन पीछे, अब तो सारा कुछ सामने आ गया है। अब तो देखिए खौफ इस बात का है कि इलेक्शन कराना नहीं। और साइफर के केस को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, साइफर में कुछ नहीं निकलना। राइट, थैंक यू जेंटलमैन। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त खत्म हो गया, ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद अब इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। सियासी जमातें अपने अपने खिलाड़ी इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों के बयानिए भी तब्दील होते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो का था, अब ये बयानिया मुफाहमत को इज्जत दो में तब्दील हो चुका है। तहरीक इंसाफ भी चंद माह कबल के मुज़ाहमती बयानिए के बाद अब वाज़े तौर पे उससे पीछे हटती नजर आ रही है, मगर सवाल ये है कि मे बी इट्स अ बिट टू लेट फॉर देम। पीपल्स पार्टी का बयानिया माजी की तरह अब भी कंफ्यूजन का शिकार है। नून लीग इलेक्शन से कबल ही तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत को शायद भांप चुकी है, इसलिए सोलो फ्लाइट की बजाय दीगर जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की एक प्रैक्टिकल हिकमत अमली बना रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से आज JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक साथ इलेक्शन लड़ने पर भी गौर किया गया। मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अभी तक दोनों जमातों ने इंतखाबी इत्तेहाद कायम करने का फैसला नहीं किया है। लेट्स वॉच इट।
मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम इलेक्शन अल-हक जो है अलायंस जो है उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर हम फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। JUIF और नून लीग का इत्तेहाद कब होगा ये किसी को इल्म नहीं है, लेकिन JUIF के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने यह दावा कर दिया है कि आइंदा इलेक्शन के बाद मौलाना फजल रहमान मुल्क के सदर होंगे। उन्हें भी देखिए। इस वक्त नून लीग को दानियाल अजीज की नाराजगी का सामना है। दानियाल अजीज PDM दौर में होने वाली महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ एहसन इकबाल को करार दे रहे हैं। चंद रोज कबल हमारे प्रोग्राम में दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के बारे में बहुत कुछ कहा। लेट्स वॉच हिम। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई मुस्बत प्रोग्राम हो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए। सो आप कह रहे हैं कि PMLN के पास ये मनसूबाबंदी है और इस मनसूबाबंदी पे अमल करने के लिए एहसन इकबाल साहब को सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए। मनसूबाबंदी के लिए तो यही इंचार्ज थे ना जी, और अगर इनके पास जवाब नहीं है तो फिर कोई जवाब तो तलब करना होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम हवा में लटके हुए इलेक्शन लड़ें। क्या करे PMLN इस बैगेज से निकलने के लिए? आप फिर उस पर प्रोग्राम करें ना जी, बाकी सारों को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने। मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर शो कॉज नोटिस जारी करने का ऐलान किया है। जरा ये भी देखिए। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें या गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब एंड आमिर इलियास राना। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मजहर साहब, इतनी बड़ा ये क्लेम है, एक आप समझें कि पोस्चरिंग है पॉलिटिकल, या एक्चुअली कोई प्लान बना है कि मौलाना फजल रहमान कॉन्फिडेंट हैं कि वो सदर होंगे? शुक्रिया फरिया। देखिए, असल चीज़ है आज मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी है। ज़ाहिर है JUI जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल करना चाह रही है। क्यों मौलाना फजल रहमान सदर मुमलिकत होंगे, इसके माने क्या होते हैं? इसके माने ये नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है क्या अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत के लिए तो मेंबर कौमी असम्बली होना ज़रूरी नहीं होता। तो क्या मौलाना फजल रहमान इस मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अगर मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान होंगे तो फिर तो और नवाज शरीफ साहब का उनको एग्री करना आसान नहीं होगा, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान या JUI की अपनी कितनी सीटें होंगी। क्या नवाज शरीफ साहब मौलाना को प्रेफर करेंगे अगर उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, या पीपल्स पार्टी को? तो पीपल्स पार्टी अगर सदारत इलेक्शन के बाद उनकी होती है, गो कि पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब मौलाना से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बमुकाबला आसिफ अली जरदारी, तो ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनेगी कि मौलाना फजल रहमान जो है, अगर हाफिज हमदुल्ला ये बात कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो इसको तज्जिया ही कहेंगे अपना, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक फिलर छोड़ा है और ये फिलर ऐसे ही नहीं छोड़े जाते, ये फिलर किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत छोड़े जाते हैं। इस फिलर को छोड़ने के पीछे मौलाना की ऐन मुमकिन है, हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे मौलाना की अपनी सोच भी कार फरमा हो। तो बहरहाल ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सदर पाकिस्तान के बारे में या सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार इस तरीके से करना जो है वो पॉलिटिकल बारगेन का तो हिस्सा हो सकता है, लेकिन फैसला उसी सूरत में होगा कि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून कितनी कौमी असम्बली में सीटें हासिल करती हैं, क्या वो इस पोजीशन में होती है कि कंफर्टेबली अपनी हुकूमत बना ले, या ये कि उन्हें मुश्किल पेश आएगी। अगर मुश्किल पेश आएगी तो मौलाना फजल रहमान से कई ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होंगी, तो पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे
या मौलाना फजल रहमान से। इसको ये चाहते हुए भी कि शायद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे से बनिस्बत दोनों की आसिफ अली जरदारी के साथ। तो अभी ये देखना है, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मुझे लगता ही है कि हाफिज़ अब्दुल्ला ने जानबूझकर ये फिलर छोड़ा है क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहती है। राइट राना साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली पीएमएलएन के अंदर क्या डिस्कशन इस वक्त हो रही है? अपेरेंटली तो वो लोग कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, लग भी रहा है कि वो सिंपल मेजॉरिटी अगर कोई पार्टी ले सकती है इस वक्त तो शायद वो पीएमएलएन है, लेकिन क्या सदर वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से कोई बातचीत हुई है? बहुत सारी चीजें गपशप के लिए भी होती हैं और बयान देने और ख्वाब देखने पे किसी पे पाबंदी नहीं होती कि वो अपने लीडर के लिए अच्छी से अच्छी सीट का ख्वाब रखें। जैसे बिलावल भुट्टो को एक ख्वाब दिखाया गया था कि वो वजीर आज़म होंगे और जब वो ख्वाब की ताबीर उल्ट हुई तो अब वो 70 साल बाबा के पीछे पड़ गए और फिर घर से बाबा जी ने उनको चुप करा दिया। अब इसी तरह हाफिज अब्दुल्ला साहब ज़ाहिर है जो स्पोक्समैन भी है उनके मौलाना फजल रहमान के, और उन्होंने अपनी डिज़ायर, ख्वाहिश, फरमाइश सब कुछ बता दी कि जी हमारी ये है और बार्गेनिंग इसी बुनियाद पे जाके होगी और वो तभी होगी ना जब नताइज आ चुके होंगे कि मौलाना फजल रहमान के वोट डालने से कौन बन जाएगा और कौन रह जाएगा। और एक है जो मदर साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अंडरस्टैंडिंग। मौलाना फजल रहमान ने 2014 के धरने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था मियां नवाज शरीफ के साथ, जब पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी थी और ये भी, और ये सारे के सारे नवाज शरीफ की अपोजिशन में थे। लेकिन फिर ये सारे के सारे सीसा पिलाई दीवार बन गए नवाज शरीफ के साथ और पीटीआई के मुकाबले में धरने के दौरान। तो उस वक्त से लेके और आज तक मौलाना फजल रहमान और पीएमएलएन के दरमियान में कोई रुकावट नहीं आई, ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते रहे सियासी तौर पे। नोइंग पीएमएलएन, राना साहब आप अच्छी तरीके से पीएमएलएन की भी सियासत को देख रहे हैं इतने अरसे से, आप अगर चॉइस ये हो कि एक तरफ जरदारी साहब हो और एक तरफ मौलाना फजल रहमान हो तो किसको प्रेफर करेंगे मियां नवाज शरीफ? प्रेफरेंस की बात नहीं है, बात है कि पावर किसके हाथ में ज्यादा होगी और पावर कॉरिडोर्स उसके लिए क्या बात कर रहे होंगे उस वक्त। क्योंकि लफ्जन सही, अमली तौर पे ना सही, लेकिन लफ्जी तौर पे जो सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होते हैं और दुनिया में भी एक नाम जाता है। मौलाना फजल रहमान बिल्कुल एक मॉडरेट मौलवी आप उन्हें कह सकते हैं, एक आलिम दीन है लेकिन वो सियासतदान उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के हैं, मतलब उनकी दोनों हैसियत अपनी जगह मुसल्लमा है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी हैं, तो सबकी ख्वाहिश होगी, लेकिन ये मैं तभी कह सकता हूँ ना कि आप और हम ये रिजल्ट काउंट कर रहे हो कि जी हाँ मौलाना फजल रहमान या जरदारी साहब कौन किसके पलड़े में जाएगा तो किसको फायदा होगा। अभी आज बजाय जो आपने भी बात की डिस्कशन में है कि पीटीआई का टू साइज है और मुस्लिम लीग नून आगे निकलती हुई नजर आ रही है, तो क्या वो सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे? अगर वो ले जाएंगे तो पोजीशन और होगी, वो नहीं लेंगे और उन्हें वोट की जरूरत होती है पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी के या मौलाना फजल रहमान के, तो बिल्कुल सिचुएशन और होगी। इसी तरह पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, मुझे बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं है। बाकी 3 सूबों में कौन किसके साथ मिलकर हुकूमत बना रहा होगा और सदारत के लिए बैरोमीटर जो है या आप उसको काउंटिंग कह लें, वो जितने वोट बलूचिस्तान असम्बली के हैं उतने बाकी सब सूबाई असम्बलियों के हो जाते हैं। कौमी असम्बली और सेनेटर जो है वो 1-1 वोट होता है और बाकी सब का जितने वोट जैसे अब 63 या जितने भी रह गए हैं उनके जो सूबाई असम्बली के हैं बलूचिस्तान के, तो उतने ही वोट पंजाब असम्बली के, क्योंकि ये एक बिल्कुल बराबर होते हैं वोट चारों सूबाई असम्बलियों के इसके अंदर। ठीक है, तो वो हमें उस वक्त ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी। ये एक है बातचीत के जी हम मैदान में हैं और हम इत्तेहादी भी हैं, ठीक है, तो हम सदारत तो तभी लेंगे ना जब हम किसी के साथ खड़े होंगे। राइट। सो अगर मज़ा साहब जो हमने ये इख्तलाफात देखे हैं अभी पीएमएलएन में, ये एक तरफ तो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फेवरेट पार्टी है, इस वक्त लीडिंग पार्टी है, ऐसे वक्त में क्यों इख्तलाफात आ रहे हैं वो भी पब्लिकली? व्हाट डू यू थिंक, नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर फायदा तो नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगी। क्या दानियाल अजीज साहब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि जब वो अपने ही एक कुलीग को महंगाई का जिम्मेदार करार देंगे और उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो और वही पार्टी उनको टिकट दे देगी
तो फिर वो क्या जाके वो खुद एहसान इकबाल साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या कहेंगे, दानियाल अजीज साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या कहेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक इंटरनल वो है, एन मुमकिन है कि दानियाल अजीज साहब को ये लग रहा हो कि शायद उन्हें टिकट ना दिया जाए, इसलिए वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने लिए दूसरी जमातों का स्पेस खोलने की कोशिश करें, या दानियाल अजीज साहब खुद बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सा मौका है कि एहसान इकबाल को या इसको वो किया जाए और इस हवाले से टारगेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एहसान इकबाल को टारगेट किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनल मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स का हम जो अक्स नज़र आता है, और इससे पहले भी दानियाल अजीज साहब के लिए ये इशू था, लेकिन हमें देखना है आगे चल के कि अगले चंद हफ्तों में जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान होगा, तो फिर पार्टियों की के मौक़िफ़ में, और ये जो लोग इस वक्त ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं किसी एक जमात से दूसरी जमात से लड़ने की, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बहुत से नई नई आवाज़ें हमें सुनाई देंगी, जिनको टिकट नहीं मिला वो इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे। राइट आमिर साहब, क्या वजह क्या हुई है? दानियाल अजीज साहब एकदम से क्यों नाराज हुए? पब्लिकली बात करें, बार बार करें आकर, फिर उन्होंने मरियम औरंगजेब के हवाले से भी स्टेटमेंट दिया। जाहिर है उन्होंने महाज का ही खोल दिया, अपने कई मुखालिफ बना लिए, जिसकी बुनियाद पे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो टिकट भी अप्लाई नहीं किया हुआ। वो मैंने अपने साथी से भी कहा कि ज़रा चेक करो। जाहिर है कि इनकी वाले जो बेगम है वो PMLN के टिकट पे आई हैं, और ये चाह रहे हैं उन 2 MPs को जो चौधरी परवेज लाई के साथ चले गए थे, और एहसन इकबाल यहाँ पे असूली बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं। हालांकि वो वजिया कमर को शायद लेके भी गए हैं, अभी PTI की खातून MNA को शहबाज शरीफ के साथ मिला के PMLN में शामिल किया है, और बेबहा दर्जनों के हिसाब से लोगों को जो पार्टी छोड़ गए थे या दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनको शामिल किया जा रहा है PMLN में। तो ये तो कोई असूली सियासत की बात नहीं हो रही कि जी मैंने नहीं लाने देने। जाहिर है कि वो अपने बेटे को लाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दानियाल अजीज का हल्का है, तो पहला राइट उनका बनता है। एहसन इकबाल जिले में बड़े लीडर होने के नाते ये प्रेशर डाल रहे हैं। कभी चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके सेक्रेटरी अनवर साहब को वो बनाना चाह रहे थे ज़िला नाज़िम, तो एहसन इकबाल ने बहुत शोर मचाया था कि जी देखिए इनका मुलाजिम है, इनका पर्सनल सेक्रेटरी, और उससे ये ज़िला कौंसिल दिलवाना चाहते हैं। तो ये बातें अब जो ये बात आपने बताई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि PMLN में दानियाल अजीज के अलावा हो सकता है और लोगों को भी इस पर इख्तलाफ हो। ये होता है जी, ये टिकटें जो होती है ना हर जिले पे, ये कोई पहली दफा भी नहीं हो रहा, ये हर जिले में होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। एक दूसरे के साथ महाज बनते हैं, कई दफा टिकटें ओपन कर दी जाती हैं। अभी मैं आपको बताऊं, लिया में 2018 के इलेक्शन में मलिक PMLN को उन्होंने सपोर्ट भी किया, वो वहां पे उनका और उनके MNA के साथ फटा हो गया था, तो PMLN ने वो टिकट ओपन कर दिया था। वहां किसी को टिकट नहीं दिया था, और ये मलिक अहमद अली औलख जो 85 से MP आ रहे हैं, ये फिर भी जीत गए थे आज़ाद। लेकिन उस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज़ाद उम्मीदवारों के साथ रब्ता नहीं करना चाह रहे थे, बवजूद आपको पता राइट आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है जी आबिद साहब। तो ये जो है ना, उस वक्त फिर मलिक अहमद अली औलख वाली सीट लिया वाली आज़ाद रख दी गई थी, और अब वो आज़ाद जीत गए थे, और लोगों को फिर बहुत सारों को शामिल किया गया, लेकिन इन्होंने आखिरी दिन तक अपनी हैसियत आज़ाद रखी थी। मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि ये होता है बड़ी पार्टियों में, तो स्पेशली होता है। बट दानियाल अजीज बिल्कुल अकेले बोल रहे हैं या पार्टी में कोई सीनियर लोग हैं जिनकी कंसेंट से बोल रहे हैं? उन्होंने कहा होगा कि हाँ ये बात हाईलाइट करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी वो अकेले ही हैं, और ये लड़ाई उनको लड़नी भी अकेले ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एहसन इकबाल के साथ मरियम औरंगजेब को भी छेड़ दिया है, और मरियम औरंगजेब को वो उसी कैंप की हिमायत हासिल है जो दानियाल अजीज का कैंप है, यानी मरियम। ये वैसे ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है, मरियम औरंगजेब को कैसे बोल दिया है? बस ये वो अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, या उनको समझ आ गई है कि ये मुझे बिल्कुल शायद लिफ्ट ना कराएं PMLN से, और कुछ दावे वादे होते हैं। हालांकि इन्होंने कुर्बानी दी है नवाज शरीफ के लिए बोल के, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नायल किया 5 साल के लिए, फिर बहरहाल टिकट तो इनको फैमिली को मिला, और एहसन इकबाल साहब इनसे पहले के हैं और पुराने लीडर हैं, तो वो एज तो उनको हासिल है। क्योंकि एहसन इकबाल तो पहले आ गए थे, जब आपको याद होगा गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की असम्बली तोड़ी थी, तो उस वक्त एहसन इकबाल, मुशाहिद हुसैन, परवेज रशीद, ये सारे लोग उस वक्त इकट्ठे PMLN में आए थे। लेकिन ये तो जनरल मुशर्रफ के साथ थे ना, NRB के कंसल्टेंट थे उस वक्त, बल्दियाती निजाम के दानियाल अजीज साहब। उसके बाद ये इधर आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर पिछली हुकूमत में तो बड़ा इन्होंने हाई राइड लिया है। मैं यही कह रहा हूँ ना, पार्टी के अंदर जगह इन्होंने भी बहुत बनाई है, ठीक। लेकिन अब देखना यही होगा ना कि जैसे आज
सो दोनों बड़ों की लड़ाई है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी आमिर साहब की आवाज़ प्लीज़ थोड़ा सा ठीक कीजिएगा ताकि मुझे क्लियर आए। आमिर साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई आज अगैन मज़हर साहब। फाइनली सबरा तहरीक इंसाफ रिपोर्टर्स को उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मगर आते ही ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैं बुलाऊंगा, उन्होंने कहा अमेरिकन ऑफिशल्स को भी बुलाया जाए, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को भी बुलाया जाए। सो ये जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे क्या लग रहा है, और जो खदशा वो जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब इलेक्शन होंगे ही नहीं, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अभी तक तो नहीं नजर आ रहा। अभी तक तो तीनों बड़ी जमात जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो वादे तौर पे कहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इस वक्त यानी 8 फरवरी को होने चाहिए। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून अगर फर्ज करें तहरीक इंसाफ के ही इस मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि नवाज शरीफ डील करके आएंगे, तो फिर नवाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन में ताख़ीर हो। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून जो है वो और पीपल्स पार्टी भी एक फर्म पोजीशन लिए हुए कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। बाकी तो कोई ऐसी इंडिकेटर्स हमें नहीं नज़र आ रहे। मेरा ख्याल है इलेक्शन तो हो रहे हैं 8 फरवरी को 2024 को, लेकिन पाकिस्तान में की सोसाइटी में क्या चीज़ें किस वक्त पलट पड़ती हैं वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पे पार्टियों के अंदर के इख्तलाफात मंजर आम पर आना ये किसी भी तरीके से शुगून नहीं होता उन जमातों के लिए। राइट। आमिर इलियास राना साहब, जो आज स्टेटमेंट दी है PTI चेयरमैन ने, हाउ डू यू लुक? क्या जान के वो भी तासुर दे रहे हैं कि बड़ी कॉन्फिडेंट है, या उनको लग रहा है कि इलेक्शन अभी भी आगे हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, उन्होंने तासुर भरपूर अंदाज से दिया है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। उन्हें जेल ने कुछ नहीं कहा। आज चुके जर्नलिस्ट 7-8 थे, उस दिन 3 आखिरी वक्त में गए थे, कुछ 9 मिनट उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू भी की है और उन्होंने मैसेज दिया। ये उनका राइट है, वो वकला के भी जरिए रोज देते हैं, लेकिन उन्हीं के लोग जो ये चूरन बेचते रहते कि खान से मिलने की ख्वाहिशें हो रही हैं, खान को बड़ी शख्सियत मिली है, उन सबको तो उन्होंने खान साहब ने जीरो कर दिया कि ना मुझसे किसी ने रब्ता किया ना बात हुई है। तो हम भी यही बात कह रहे थे कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके जराए बंद हो चुके हैं, खबर नहीं है उनके पास, और ना खान से कोई मिल रहा है ना खान को कोई डील ऑफर हुई है। खान ने अगर कोई रब्ता नहीं किया था तो जो लोधी साहब है, रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल साहब जो है, वो सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है उसकी तरदीद क्यों नहीं की अभी तक? बेगम मुशर्रफ भी कर सकती थी, उनकी बहनें भी कर सकती। तो वो जब जवाब उनको ही नहीं मिला, उन्होंने पब्लिक भी कर दिया और उनके लिए सुक्की का बाइस बनाया इमरान खान के लिए, क्योंकि मैसेज का मतलब तो ये होता है कि खामोशी से किया जाए। उन्होंने वो पता नहीं बात हो भी सकी कि नहीं हो सकी, लेकिन लोधी साहब ने वो सोशल मीडिया पे जलसा आम लगा दिया और तवा लगा इमरान खान का। यदि देखें, ये अभी भी सियासी कुव्वतों से बात करने की बजाय कर रहे हैं, और यही बात हम सब हमेशा से करते आ रहे हैं कि खान साहब को अब ये सबक सीखना चाहिए कि मेरा मामला सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत करने से हल हो सकता है, क्योंकि सियासत में तो वो हमला कर चुके हैं। सो पीपल्स पार्टी कोई नहीं चाहता कि इलेक्शन डिले हो। मज़हर साहब ने ये कहा, आपको भी लगता है दे ऑल वांट इलेक्शंस ऑन 8 फरवरी? पैदा किया आज सब चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये सब लोग अपने इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, और वो जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है ना कि जी वोटर तो सिर्फ इमरान खान का है, तो फिर मैं और आप यहीं होंगे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, साहब भी मौजूद होंगे। मैं देखूंगा कि कितने खंभों को लोग वोट जाके फोड़े। सब ये जो कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन होगा, उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है, हम सेव करें आमिर साहब, लेकिन ये भी तो एक बात कही जा रही है कि खंबे गायब भी हो जाएंगे, खंबे होंगे ही नहीं जिनको वोट डालें, कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये रियलिटी है कि पहली बात तो यह है कि खंबे लड़ेंगे, और वो वोटर को लेके कैसे जाएंगे? इलेक्शन तो होता है 70% आखिरी 2 दिनों का, जिसमें वोटर तक पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करना, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में लोग पहुंच जाते हैं, नजदीक देहातों में, दूसरी जगहों पे सब लोग वेट करते हैं। एक रिवायती जश्न होता है कि जी कैंडिडेट लेके जाएगा। ये जो मशहूर हो गया ना कि जी फलाना खाना खा लेता है, ये सब कैंडिडेट के पोलिंग स्टेशन जो बने हुए होते हैं इंतखाबी हलकों के लिए, सब जगह पे पूरी कैंपेन में चाय पानी। राइट, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आमिर इलियास राना साहब ने कहा है कि ये बात रिकॉर्ड करके रख लें कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन की डायनामिक अलग होगी, उसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन डे की जो साइंस है वो सबसे अहम होती है, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हेविली डिपेंडेंट अपॉन है उस दिन की जो कारस्तानी होगी तमाम लोगों की। किस तरीके से आपने अपने वोटर को गैल्वनाइज करना है, कैसे आपने उनको स्टेशन तक लेकर आना है, कैसे उन्होंने वोट कास्ट करना है, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।